हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट एग्रीकल्चर रिलेटेड टू द मंथ अगस्त एंड सितंबर 2022। ऑल्दो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने एक पुरानी वीडियो में अगस्त जो 2022 के करंट एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था, बट अभी हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के करंट एग्रीकल्चर को, और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकती हैं उनको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे जो कि अगस्त मंथ में हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है सितंबर में जिनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना होगा, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अगस्त एंड सितंबर 2022 की। तो अभी जो आपके आने वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए अगस्त वाले का आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा एंड सितंबर का हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारा डिस्कस करने के बाद भी या कई बार हमको रिपीट करने के बाद भी स्टिल क्वेरी आती है एग्रीकल्चर सेंसस पे। तो मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर अभी तो नया एग्रीकल्चर सेंसस आ गया, आप 2015-16 का ही डेटा क्यों डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, 11th एग्रीकल्चर सेंसस लॉन्च किया गया। लॉन्च करने का मतलब होता है 28 जुलाई 2022 को जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसने इस पे काम करना शुरू किया, और जो डेटा कलेक्शन का वर्क है या फिर फील्ड से डेटा को कलेक्ट करने का काम है वो अगस्त से शुरू किया जाना था और वो हो भी चुका है। ये उस पे वर्क होना शुरू हुआ है, मतलब अभी पूरा डेटा कंपाइल होगा कंट्री से, और उसके बाद फिर जब डेटा कंपाइल हो जाएगा तब हमारे सामने आएगा। तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेंसस के लिए जो डेटा कलेक्शन का काम हुआ है वो शुरू हुआ है। एज ऑन डेट जो हमारे पास डेटा है वो 10th एग्रीकल्चर सेंसस का ही हमारे पास डेटा है। तो आपके पास जो भी अभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जनरली उसके लिए रेफरेंस वही रहेगा, जैसे कि एवरेज लैंड होल्डिंग क्या है, मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, वो सारी चीजें यहीं से कंप्यूट होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 5 ईयर में ये जनरली कंडक्ट होता है, 5 ईयर के इंटरवल में। ओके, देन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी। तो ये रैंकिंग्स है। रैंकिंग्स के साथ साथ रैंकिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, हम लोग जनरली कंफ्यूज भी होते हैं, तो जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। जब भी आप रैंकिंग पढ़े, मतलब इंडिया की सेकंड रैंक है पैडी में, तो ये थोड़ा सा कोशिश करें याद करने की कि फर्स्ट रैंकिंग किसकी है और क्या डिफरेंस हम में और उसमें है बेसिकली। ओके, देन जैसे इंडिया की 7th पोजीशन है ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन में। अब 7 के लिए 6 को याद करना जरूरी नहीं है, बट ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिश प्रोडक्शन में हमारी सेकंड है। मेजरली फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ये जो मेजर आइटम्स हैं उसमें आपको पता होनी चाहिए रैंकिंग। सी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट डे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या फिर रूरल डेवलपमेंट की हम बात करें तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस सेलिब्रेट किया गया था। 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे। ओके, अभी शुगर प्रोड्यूसर की बात करें तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंडिया है। अब इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा शुगर केन प्रोड्यूसर के साथ। शुगर प्रोड्यूसर इज जो चीनी का प्रोडक्शन है, शुगर केन प्रोडक्शन इज गन्ने का प्रोडक्शन। ओके, तो अभी हमारी जो रैंक फर्स्ट हुई है और वो इसी ईयर में हुई है वो शुगर प्रोडक्शन के लिए, और जो शुगर केन का प्रोड्यूसर है वो अभी भी वही कंट्री है जो पहले हुआ करती थी। और ये क्योंकि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, तो आप भी बताइए कौन सा, कमेंट बॉक्स में है। देन जीआई टैग बिहार को मिथिला मखाना के लिए दिया गया। अब ये 5th जीआई टैग है फ्रॉम बिहार। देन मिल्क की हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन रैंकिंग है ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे पल्सेस में हमारा प्रोडक्शन है, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, और हम कंज्यूमर भी इनके लीडिंग ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो डेटा है एज ऑन 2020 एंड 21, 209.96 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन है, और जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है वो 427 ग्राम पर डे है। ग्राम में ही है, एमएल या लीटर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में अगर ग्राम में लिखा होगा तो, क्योंकि उसी टाइम पे हमें फिर अलग ज्ञान होता है कि यार मिल्क है तो ग्राम में कैसे हो सकता है, एमएल में होना चाहिए, या कुछ भी डाउट आपको हो सकता है। देन लंपी स्किन डिजीज है ना, जो हमारे कैटल में डिजीज है, ये काफी ज्यादा चर्चा में रही, न्यूज में रही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं एग्जाम में, ये देखिए कि लंपी स्किन डिजीज है, ये किस टाइप की डिजीज है। एक तो वायरल डिजीज है, मैक्सिमम टाइम आपसे यही पूछा जाता है कि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ये वायरल है। देन दूसरा पूछा जा सकता है कि वेक्टर कौन है, कि किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में। तो अगर वेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो जो ब्लड सकिंग या फिर ब्लड में डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, वो इंसेक्ट्स हैं। तो चाहे मॉस्किटोज हो, फ्लाइज है जो कि डायरेक्ट ब्लड में इन्फेक्शन करते हैं, वो इसके वेक्टर हैं। अब ये वायरल डिजीज है, कौन इसको कॉज करता है, लंपी स्किन डिजीज वायरस LSTV। अब इसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन बनाई गई, और आपको सभी को पता होगा कि वायरल डिजीज के लिए
जो वैक्सीन बनती हैं वो बहुत जल्दी बहुत तुरंत इफेक्टिव नहीं होती, जैसे कोविड के केस में भी आप सभी को पता ही है। हालांकि धीरे धीरे उसका असर दिखना शुरू होता है, तभी कंट्रोल में चीजें आती हैं, अदरवाइज वो अनकंट्रोल्ड ही रहती हैं। तो जो एनआरसी और इक्वाइंस है, कहाँ पे है कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा। और एनआरसी और इक्वाइंस का बहुत बड़ा योगदान है वैक्सीनेशन डेवलप करने में, तो उन्होंने ही लंपी प्रोवैक जो इसकी वैक्सीन है वो डेवलप की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट हमारा सिक्किम है, ये सभी को पता होगा। हाईएस्ट एरिया अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग ये मध्य प्रदेश है। अब एक क्वेश्चन फिर है आपके लिए कि आपको मुझे ये बताना है कि कौन सी यूटी है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका पूरा एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर है। जैसे हमने लिखा ना कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है, तो वैसे आपको बताना है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक यूटी कौन सी है। आप 1 मिनट इसको पॉज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, फिर कंटिन्यू करिए। देन गवर्नमेंट ने 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है राइस इन हस्क, जिसको हम पैडी बोलते हैं, और एंड हस्क्ड ब्राउन राइस को हम कहते हैं, तो उसमें 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज किया गया है। वन नेशन वन रेशन कार्ड को 2019 में लॉन्च किया गया था। इस पे जो अपडेट है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड ओजोन डे, जिसकी थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। इसके अलावा आईडीएफ की वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इंडिया हुई, जिसकी थीम थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्लांट ट्रीटी, वो सारी चीजें डिस्कस हुई। प्लांट ट्रीटी की थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। देन एफआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट जो सीजन होता है, जो हमारा ग्रोइंग सीजन्स होते हैं क्रॉप के, जैसे खरीफ है, रबी है, तो उसके लिए जो एमएसपी फिक्स करती है वो सोइंग से पहले कर देती है। अभी तक आप देखेंगे तो अभी रबी जो सीजन है उसका एमएसपी फिक्स नहीं किया गया है, खरीफ का तो ऑलरेडी पहले हो चुका था। एफआरपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था अगस्त के मंथ में। एफआरपी किसके लिए है? फॉर द शुगर केन, और वो कौन से ईयर के लिए? जो अक्टूबर 2020 से सितंबर 2023 तक होने वाला है। और कितना फिक्स किया गया है? 305 रुपए प्रति क्विंटल। और इसमें क्या है, रिकवरी रेट से काफी इसको कोरिलेट किया जाता है। रिकवरी रेट का क्या मतलब है? जो हम शुगर केन दे रहे हैं उससे कितना परसेंट हमको शुगर रिकवर हो रहा है। बेसिक रिकवरी रेट कितना है? 10.25, प्रोवाइडिंग अ प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम मतलब अगर 10.25% से ज्यादा रिकवरी हो रही है, 0.1% भी अगर ज्यादा रिकवरी है, तो उसके लिए एडिशनल 3.05 पर क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा। और अगर कम हुआ, 10.25 से कम है, तो रिडक्शन किया जाएगा 3.05 पर क्विंटल फॉर एवरी 0.1 डिक्रीज इन रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट फिक्स है, जितना ज्यादा होगा उतना एडिशनल मिलेगा, जितना कम होगा उतना कम मिलेगा। बट अब कितना कम होगा उसको सीज किया गया 9.5% पे। उससे नीचे भी अगर होगा तो 282.125 पर क्विंटल आपको पे करना ही करना है। गवर्नमेंट ने साथ में बताया कि भाई देखो, A2 प्लस FL जो मेथड है हमारी कैलकुलेशन की एमएसपी की, यहीं पे मैं आपको बता दूं एमएसपी कैलकुलेशन की 3 मेथड्स होती हैं। एक A2 मेथड, एक A2 प्लस FL मेथड, और तीसरी होती है C2 मेथड। ओके, ये 2 बहुत गंदा बनाया मैंने। सो ये 3 मेथड है। A2 में बेसिकली क्या होता है, इसमें जितने भी इनपुट्स हैं और जो लेबर की कॉस्ट होती है वो इंक्लूड होती है, फैमिली लेबर इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो जो दूसरी मेथड है उसमें A2 मतलब जो इनपुट्स हैं प्लस फैमिली लेबर, और इनके ऊपर 50% इंक्रीज गवर्नमेंट देती है। C2 में क्या होता है कि ये A2 प्लस FL के साथ साथ जो रेंट है लैंड का, या फिर जो मशीनरी या फिर जितने भी फिक्स असेट फार्मर यूज कर रहा है, जो जिसकी ओनरशिप उसके अपने पास है, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। इसीलिए फार्मर्स आप देखेंगे C2 मेथड्स की मांग करते हैं। गवर्नमेंट ने बताया कि A2 प्लस मेथड के हिसाब से एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट है, जो वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर फॉर द शुगर सीजन इज 162 पर क्विंटल, और गवर्नमेंट कितना दे रही है? 305 पर क्विंटल। तो ये डिफरेंस गवर्नमेंट ने बताने की कोशिश की कि A2 प्लस FL से हम ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। देन मिशन अमृत सरोवर है। मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया इस साल पंचायती राज दिवस के दिन। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को हर साल। तो 24 अप्रैल, सॉरी मैंने 12 बोला, 24 अप्रैल 2020 को जो नेशनल पंचायती राज दिवस है जो सेलिब्रेट किया गया। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें कि इसको जो पंचायती राज है उसको इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मिशन अमृत सरोवर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व द वाटर फॉर फ्यूचर। अब इसका एम क्या है कि 75 वाटर बॉडीज बनानी है हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में, और इसके लिए टारगेट फिक्स किया गया है 15 अगस्त 2023। ओके, और ये मिशन वर्क करेगा वो जो बाकी सारी स्कीम्स है, जैसे मनरेगा स्कीम है,
15 फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना सब स्कीम जो उसकी है, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, हर खेत को पानी, बिसाइड्स स्टेट ओन स्कीम्स, ये सारी मिलके काम करेंगी और ये 75 वाटर बॉडीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनानी है। देन अगस्त के मंथ में फोर्थ एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ था फूड ग्रेन प्रोडक्शन का फॉर द ईयर 2021 एंड 22, जिसके थ्रू हमको पता चला कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो ओवरऑल कितना हो चुका है, 315.72 मिलियन टन। ये हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन आज की डेट में हो चुका है फॉर द प्रीवियस ईयर की डेटा के अकॉर्डिंग। अभी सितंबर में आप देखेंगे तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 2022 एंड 23 का रिलीज हुआ। डिफरेंस क्या होता है, वहां पे 315.72 मिलियन टन था, वो पूरे रबी प्लस खरीफ दोनों सीजन का था, यहाँ केवल अभी खरीफ सीजन का, और ये एडवांस एस्टिमेट है। इसके अकॉर्डिंग जो राइस का प्रोडक्शन है वो 149.92 है, सॉरी नॉट 149.92, ये पूरा का पूरा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, और जिसमें कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राइस, स्वीट, पल्सेस और जो न्यूट्री सीरियल्स होते हैं वो कैलकुलेटेड होते हैं। तो ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है मेजर खरीफ क्रॉप्स का अकॉर्डिंग टू द सितंबर में जो रिलीज आया है, और इसमें केवल खरीफ का एडवांस एस्टिमेट ही होता है, बाकी इसमें सारे इंक्लूडेड नहीं होते हैं। देन कैबिनेट अप्रूव्स द इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5%, तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि 1.5% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन का कंपोनेंट है वो दिया जा रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन का कंपोनेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को बोलती है कि आपको 7% पे लोन प्रोवाइड कराना है केसीसी के लिए, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे, और अगर फार्मर उसको टाइमली रिपे करता है तो आप उसको 3% की एडिशनल सबवेंशन देंगे और 4% का नेट उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब बैंक कहता है कि भाई 7% से ज्यादा हमको कॉस्ट आती है लैंडिंग की, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको जितनी भी एक्स्ट्रा आती है 1.5% तक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसको इंटरेस्ट सबवेंशन कहा जाता है। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि बैंक्स को आपको 7% से अगर ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो हम उसको आपको प्रोवाइड करेंगे, बट आप फार्मर्स को 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही देंगे। अब अगर आपको ये समझ नहीं आया या फिर अगर आपको इस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है तो इस पे हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी 1.5% वाले पे, तो आप उसको देख सकते हैं डिटेल में, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी केसीसी इंटरेस्ट रेट। देन 75 रामसर साइट इन द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 11 मोर वेटलैंड को ऐड किया गया रामसर साइट्स में, और हमारी अब नंबर कितना हो चुका है 75। रामसर साइट्स किसके लिए होते हैं, वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए। 11 अभी हमने ऐड किए हैं, तो टोटल कितना हो गया 75 ईयर। सो इंडिया इज द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन, जो कि रामसर एक सिटी है ईरान में, 1971 में वहां पे साइन किया गया था, और 49 न्यू वेटलैंड थे, और जिसमें कि अभी हमारे पास टोटल कितने हो गए हैं 75, जो रिसेंट ऐड हुए हैं वो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरीज के लिए, जो फिशरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए स्कीम है, उसकी 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 सितंबर में, अभी इसको 2 साल पूरे हो चुके हैं, और उसके बीच में अगर कंपैरिजन देखा जाए कि जब लॉन्च की गई थी और जो हमने एंटीसिपेटेड आउटकम्स को सोचा था उसमें जो प्रोग्रेस है वो देखेंगे तो फिशरीज सेक्टर ने एक इंप्रेसिव ग्रोथ शो की है 14.3% की फ्रॉम 2019 टू 2021 एंड 22। फिश प्रोडक्शन हमारा 141.64 लाख टन रहा 2019-20 से, और अभी ये बढ़ के कितना हो गया 161.87 लाख टन ड्यूरिंग द 2021 एंड 22। तो ये डिफरेंस 2 साल में आया है। एक्सपोर्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो 13.64 लाख टन वैल्यूइंग 57,587, और अगर आप तब देखेंगे 1920 में तो ये अराउंड 46,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, जो कि इंक्रीज होके इतना हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसको टारगेट भी किया है कि जब पीएमएमएसवाई स्कीम कंप्लीट होगी तो हमारा जो वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ होनी चाहिए। इतने फार्मर्स को सपोर्ट किया गया, केसीसी एक्सटेंड की गई फिश फार्मर्स को, और जनरेशन ऑफ 68 लाख एम्प्लॉयमेंट by the end of 2024 and 25, मतलब by the completion of this scheme 68 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये टारगेट किया गया है। DNRLM स्कीम जो है उसके तहत पोषण माह सेलिब्रेट किया गया। पोषण माह क्या होता है, राष्ट्रीय पोषण माह, मतलब हर महीने ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर इन ईच ईयर इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह और द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अक्रॉस द कंट्री। अब इसमें कुछ थीम थी, अगर आप थीम देखेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। न्यूट्रिशन किसके लिए हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं या फिर जो इन्फेंट्स हैं और फीमेल्स हैं खासकर उनके लिए। द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मंथ विल बी सेंटर्ड ऑन द की थीम्स लाइक
महिला एंड स्वास्थ्य, महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, पोषण भी पढ़ाई भी, जेंडर सेंसिटिव वाटर कंजर्वेशन, दीज वर द थीम्स फॉर द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। ओके, देन पैडी स्टबल बर्निंग, तो आप सभी को पता है कि अभी जैसे ही धान कटना शुरू हो चुका है, तो अक्टूबर नवंबर में जो हमारी दिल्ली वाला एरिया है, एनसीआर वाला एरिया है, वो चोक हो जाता है। अब उसको चोक होने से बचाने के लिए, उतने प्रदूषण को ना हो, गवर्नमेंट ने उस पर बहुत सारे वर्क किए हैं। क्या वर्क किए हैं एक झलक हम देखेंगे। तो प्रिपेयर्डनेस क्या है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसके मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने सारे स्टेट्स के साथ, सारे स्टेट्स का मतलब जो कंसर्न स्टेट है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा और यूपी मेजरली है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि 600 करोड़ रुपीस हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं इस फाइनेंशियल में, और दे हैव द अनस्पेंट अमाउंट ऑफ 300 करोड़ रुपीस विच शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली। तो गवर्नमेंट ने कहा कि बेसिकली जो हमने फंड्स प्रोवाइड किए हैं वो जल्दी से आप लोग यूज करिए, सो दैट की पोल्यूशन ना हो। ओके, इसके अलावा बहुत सारी जो जॉइंट एफर्ट्स है स्टेट की और गवर्नमेंट की, सो दैट की मशीन्स उनको प्रोवाइड की जाए, जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग 2022-23। उसके लिए आउटले कितना गया, 700 करोड़ रुपीस। आउटले पे अभी हम बाद में आते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं स्कीम को। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करना है फॉर इन सीटू मैनेजमेंट। इन सीटू मैनेजमेंट को आप थोड़ा सा समझिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि फार्मर अपनी क्रॉप को जलाते क्यों है। पैडी के जो स्टबल है उसको जलाता क्यों है, गेहूं के स्टबल को तो नहीं जलाता। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि जो वीट का स्ट्रॉ है वो बेसिकली फीडिंग पर्पस के लिए यूज होता है। जनरली पैडी का स्ट्रॉ फीड पर्पस के लिए यूज नहीं होता है। उसका एक रीजन होता है कि उसमें सिलिका कंटेंट भी ज्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा होता है, और वो उतना यूजफुल नहीं होता है, तो वो प्रिफर नहीं किया जाता है जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए। बिछाने के लिए फिर भी यूज किया जाता है, बट कितना बिछाया जाएगा, और अगेन उसके लिए कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, तो फार्मर उसको यूज नहीं करते हैं, रादर उसको वो जला देते हैं। तो ये कॉमन सी प्रैक्टिस रहती है। अब इन सीटू मैनेजमेंट की बात की गई है। इन सीटू का क्या मतलब होता है, जहां पे है वहीं पे हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो इन सीटू मतलब फील्ड में ही, क्योंकि फील्ड में अगर हम पहले ये बोले कि स्टॉक उठा के लेके जाना है, कहीं और लेके जाना है, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी अगेन। तो फील्ड में ही जहां पे वो स्ट्रॉ है, स्टबल है, वहीं पे उसको मैनेज करना है, तो वो इन सीटू मैनेजमेंट है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने 700 करोड़ रुपीस का आउटले किया गया, जिसमें कि इस अमाउंट ऑफ 240 करोड़ रुपीस, और कितना किस किस स्टेट ने खर्च किया है, कितना रिलीज किया है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट का फोकस किस चीज पे है। गवर्नमेंट का फोकस है कि जो पूसा डिकम्पोजर है, पूसा डिकम्पोजर को थोड़ा सा ज्यादा वर्क किया जाए, इसको फेमस किया जाए। और वो क्या है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है, ये माइक्रोबियल कंसोर्शियम है। कंसोर्शियम किसे हम बोलते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है फंगल स्पीसीज का। माइक्रोबियल कंसोर्शियम ऑफ फंगल स्पीसीज मतलब एक सोल्यूशन है जिसमें कि फंगल स्पीसीज है। ये लिक्विड फॉर्म में भी है, कैप्सूल फॉर्म में भी है, और ये किसने डेवलप किया है, ICAR ने। पूसा नाम लिखा है, आप सभी को समझ आता है कि वो ICAR या फिर IRI के द्वारा ही बनाया गया है। ये इफेक्टिव पाया गया है फॉर इन सीटू डिकम्पोजिशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ। ओके, अब ये कितना इसमें काम हुआ, ये थोड़ा सा आप ये पढ़िएगा, ये इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके यूज करने से कितना इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, तो ये है बेसिकली, ये कैप्सूल्स हैं पूसा डिकम्पोजर की। पूसा डिकम्पोजर क्या है, मतलब एक फंगल है जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं या फिर बेसिकली डिग्रेड करने के काम आते हैं। इसको कंसोर्शियम मतलब ग्रुप है, बहुत सारी फंगस ऐसी जो कि बहुत जल्दी उसको डिकम्पोज कर सकती हैं, उसका ये सोल्यूशन है। ये कैप्सूल फॉर्मेट, लिक्विड फॉर्मेट में दोनों में ही अवेलेबल है। देन नेशनल लॉन्च ऑफ जलदूत ऐप, एक जलदूत ऐप लॉन्च की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की से, जो कि यूज की जाएगी अक्रॉस द कंट्री टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सेलेक्टेड वेल्स इन अ विलेज। मिशन अमृत सरोवर था कि हमको वाटर बॉडीज को क्रिएट करना है, सो टू कंजर्व द वाटर। अभी ये जलदूत ऐप किसके लिए है, कि ये देखने के लिए कि जो कुआं है उसमें पानी का लेवल कितना चल रहा है। तो ये ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर द वाटर लेवल ऑफ सेलेक्टेड वेल्स ट्वाइस अ ईयर, प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून। तो इसके लिए जलदूत ऐप बनाई गई है। देन पोषण अभियान, पोषण अभियान को थोड़ा सा भी हमने डिस्कस किया। पोषण माह जो हमारा
अभी सेलिब्रेट किया गया। तो बेसिकली जो उसमें फोकस किया जाता है वो किसको किया जाता है, चिल्ड्रंस, अडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स को, क्योंकि वहीं पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और वहीं पे अगर सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे तो डेफिनेटली जो आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। Then India is the fourth largest producer of oil seeds in the world. NFSM oil seeds operating in oil district to enhance the production and productivity of oil seeds. दो चीज हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, एक है NFSM, एक है NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो फूड सिक्योरिटी मिशन जो है बेसिकली दिस इज फॉर द प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स या सारी ही जितनी हमारी क्रॉप्स हैं। NFSA किसके लिए होता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो बेसिकली टू प्रोवाइड एवरी इंडिविजुअल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन, सो दैट मतलब उसकी फूड ग्रेन को सिक्योर करना है, प्रोवाइड करना है उसको ऑल द टाइम, जो हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, 3A में इसको ध्यान रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, वन नेशन वन रेशन कार्ड। मैंने आपको बताया था कि पब्लिक जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है TPDS, उसके थ्रू ये है सीमलेस एक्सेस ऑफ रेशन अक्रॉस द कंट्री। 3 ईयर इसके हो चुके हैं, अगर आप देखेंगे इनेबल्ड इन 36 स्टेट्स यूटी कवरिंग नियरली 80 करोड़ बेनिफिशरीज, और कितने कितने ट्रांजेक्शन हैं वो सारा कुछ इसमें मेंशन किया है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि वन नेशन वन रेशन कार्ड था जिसको कि 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। India is the second largest producer of wheat in the world and exported a record of 70 lakh ton wheat in 2022 and 23. Then India is the second largest producer of tea globally. Single origin tea grown in a specific state and region of India have unique characteristic. तो ये प्रोडक्शन है टी का। देन इसके अलावा 75 रामसर साइट्स, ये हमने डिस्कस किया, और आप ये देख भी सकते हैं कि हमारे पास कब कितनी रामसर साइट्स थी। 1981 में 2 साइट्स थी, देन अभी 2022 में 19 साइट्स के साथ साथ ये कितना हो गया, 75 साइट्स। ओके, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड, ये भी हमने डिस्कस किया। नियरली 4 फूड इंक्रीज पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ व्हीट हुआ है। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है इंडिया अभी भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया ये PIB के बेसिस पे था बेसिकली, कि PIB में ये जितनी सारी चीजें मेंशन की रहती है वही हमने मेंशन की। आप पूछ सकते हैं कि सर आपने एब्रप्टली केवल 3-4 ही क्रॉप्स क्यों मेंशन की हैं, तो जैसे जैसे PIB में मेंशन किया रहता है वो हमने बेसिकली मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे मकसद हमारा ये है कि जो न्यूज हमको अगस्त या सितंबर में मिली है वो हम आपको प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो डेटा से रिलेटेड है उसके लिए हम डिफरेंट वीडियोस लाएंगे जिसमें कि सारी स्टेट रैंकिंग वगैरह रहती हैं, वो PDF भी हम अपने अपने ग्रुप में शेयर किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट एग्रीकल्चर रिलेटेड टू अगस्त एंड सितंबर मंथ। सो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हरियाणा PCS की, या फिर कोई भी आप आने वाले एग्जामिनेशंस की आप पढ़ सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।